नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस हलेना की बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखें बेटा, अब तक हम चैप्टर 2 के 3 पार्ट आपको दे चुके हैं और लास्ट पार्ट में या लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी परागकण की संरचना के बारे में और परागकण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपको बताए थे, जैसे लार्जेस्ट परागकण किसके अंदर होता है, स्मॉलेस्ट परागकण किसके अंदर होता है, परागकण के चारों तरफ कौन सी परत पाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने आपके लिए परागकण के बारे में कल बताई थी। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 4 और इस चैप्टर का जो पार्ट 4 है वो आपके नर युग्मक उद्भिद और उसकी संरचना और विकास का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखें बेटा, आज का टॉपिक है आपका परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन क्या होता है? परागकोश स्फुटन नाम से पता चल रहा है, परागकोश का स्फुटन। स्फुटन का मतलब होता है फटना, तो परागकोश का फटना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं तो इनको हम बाद में देखेंगे, पहले आप समझिए परागकोश का स्फुटन क्या होता है और कैसे होता है। अब आप देखिए, हम पिछली बातों को याद करते हैं। आपके लिए मैंने बताया था कि परागकोश के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं या 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। नंबर 1 परागकोश भित्ति और नंबर 2 होता है बीजाणुजन कोशिका। अब इसके अंदर हमने आपको एक बात बताई थी कि परागकोश भित्ति जो होती है उसकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर? 4 लेयर होती हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और एक होती है टैपिटम। इन सब के बारे में मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं, तो इनको आप नॉर्मली याद होंगी आपको। तो देखें बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं से संबंधित है। मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर या उससे पहले लेक्चर में आपके लिए बताया था, इन सब के काम आपके लिए बताए थे। एपिडर्मिस का काम होता है सुरक्षा करने का, सिंगल लेयर होती है। एंडोथीशियम का काम होता है परागकोश स्फुटन में सहायता करने का। तो आज हमारे काम कौन सी आने वाली है? एंडोथीशियम आने वाली है। अब साहब आप बात करोगे, काम तो एंडोथीशियम आने वाली है, बाकी की 3 क्या काम करेंगे? देखें, ये वाली परत और ये वाली परत, ये दोनों शेष बचती हैं। कब शेष बचती हैं? जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। परागकोश के परिपक्व होने के बाद में केवल ये 2 परतें शेष बचती हैं, ये दोनों नष्ट हो जाती हैं। मिडल लेयर इन दोनों लेयरों के पोषण में या विकास और वृद्धि में नष्ट हो जाती है और कैपिटम जो होती है ये भी नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि ये परागकणों का पोषण करती है। बात समझ में आ रही है? अब आप समझें, ये जो 2 परतें बची हैं इनमें से कौन सी काम करेगी अभी हमारी? एंडोथीशियम। किसके लिए? परागकोश स्फुटन के लिए। तो अभी आपको क्या समझना है, एंडोथीशियम की कहानी को हम दोबारा से याद करते हैं। मैंने आपके लिए एंडोथीशियम में बताया था कि ये सिंगल लेयर होती है, मोटी कोशिकाएं होती हैं। इसकी आंतरिक कोशिका भित्ति पर क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव या अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां इसके अंदर पाई जाती हैं और ये नमी अवशोषित करने का काम करती है। यहाँ तक की बात क्लियर? अब इसके अंदर आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक चित्र बना दूं नॉर्मल सा, ये परागकण का चित्र है। दोबारा से इस तरह से हम परागकण बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेकंड परत है आपकी ये वाली, यही तो बची है, बाकी 2 तो नष्ट हो चुकी हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी कोशिकाओं के अंदर नमी अवशोषित होगी और जब परागकोश का परिपक्वन होता है, परागकोश परिपक्व होता है, उस टाइम पर इसकी कोशिकाएं, कौन सी वाली की? भीतर वाली की कोशिकाएं तेजी से बाष्पीकरण करने लगती हैं। क्या करती हैं? बाष्पीकरण। जिसकी वजह से ये जो परत है वो कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। और मैंने आपके लिए बताया था, जब एंडोथीशियम की कोशिकाएं शुष्क हो जाती हैं तो इनके अंदर क्या बनता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव या दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण इस भित्ति की कोशिकाएं आपस में खिंचती हैं और ये फट जाता है। ठीक है, कैसे फटेगा वो आप समझो। ये खिंचाव किन कोशिकाओं में उत्पन्न होगा? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं
जो लगभग इन किनारों पर होती हैं। इन किनारों पर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं स्टोमियम कोशिका। कौन सी कोशिका? स्टोमियम या ओस्ठ कोशिका। इन कोशिकाओं के अंदर दबाव पड़ता है और इनके दबाव के कारण ये परागकोश फट जाता है। तो आशा करता हूं कि परागकोश के स्फुटन की बात आपकी समझ में आई होगी। एक बार नॉर्मल इसको रिवाइज करते हैं। परागकोश स्फुटन क्या होता है? परागकोश के फटने की घटना होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब परागकोश परिपक्व होता है तो उसकी मिडल लेयर और टेपिटम, मध्य स्तर और टेपिटम को नष्ट हो जाते हैं दूसरी कोशिकाओं के पोषण में, और बचती हैं कौन कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। एपिडर्मिस अभी भी इसका बाह्य आवरण बनाए हुए हैं। एंडोथीशियम जब ये परिपक्व हो रहा है तो तेजी से क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन करती है, जिसकी वजह से वो शुष्क अवस्था में आ जाती है। शुष्क अवस्था में आने के कारण इसकी स्टोमियम कोशिकाओं पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। स्टोमियम कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं? एंडोथीशियम के अंदर। तो स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये फट जाता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, परागकोश स्फुटन में सहायक कोशिका का नाम बताइए। तो कौन सी कोशिका होगी? स्टोमियम कोशिका। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि परागकोश स्फुटन में सहायक स्तर का नाम बताइए, तो आप कौन सा बताओगे? एंडोथीशियम। यहाँ तक की बात क्लियर। इसके बाद में इसके आते हैं बेटा एग्जाम्पल। क्या आते हैं इसके? एग्जाम्पल आते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पलों को आप एक बार देखें। नॉर्मल एग्जाम्पल है। देखो बेटा, परागकोश स्फुटन जो होता है वो 4 तरह का होता है: अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्र में और कपाटीय। चारों प्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं, और इनके जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इसकी परिभाषा के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल क्या होता है? तुलसी, ओसिमम सैंक्टम। लंबवत का एग्जाम्पल धतूरा होता है, जिसे धतूरा कहते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है कपास, जैसे गॉसिपियम स्पीसीज होती है, बहुत 4 स्पीसीज होती हैं, 11th में बताया था मैंने आपके लिए। छिद्र में स्फुटन का मकोई होता है, जिसे सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। और कपाटीय का एग्जाम्पल होता है बारबेरी या बारबेरिस। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक चालू करते हैं आपका। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है आपका, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका नर युग्मकोद्भिद। कौन सा टॉपिक है? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है इसको आप समझें। मैंने आपके लिए जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपके लिए बताया था कि नर युग्मकोद्भिद परागकण को कहते हैं। अब मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने वाला हूँ, बात समझें। नर युग्मकोद्भिद, इसकी जो प्रथम कोशिका होती है, क्या चीज? प्रथम कोशिका। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है परागकण या लघु बीजाणु। परागकण या लघु बीजाणु। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सब नर युग्मकोद्भिद की। ये होता है आपका अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण, इस चीज को आप समझो। सामान्य परागकण जो होता है, जिसकी संरचना मैंने आपको बताई थी, एक केंद्रक वाली संरचना मैंने आपके लिए बताई थी, जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, 2 भित्तियां होती हैं, बाह्यचोल अंतःचोल। तो वो संरचना तो होती है क्या? प्रथम कोशिका होती है किसकी? नर युग्मकोद्भिद की। और जब ये अंकुरित होने लग जाता है उस अवस्था में हम इसको कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। बात क्लियर? अब आपको क्या समझना है साहब, परागकण से लेकर अंकुरित परागकण बनने तक कितने परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से चेंज होते हैं। तो पहले तो आप यहाँ तक की बात को ध्यान रखें कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है परागकण या लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। और नर युग्मकोद्भिद जिसे हम कहते हैं उसका नाम होता है अंकुरित परागकण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर युग्मकोद्भिद का नाम बताइए, तो आप बताओगे क्या? अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं।
और परागकण इसकी प्रथम कोशिका होती है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले चरण में हम देखेंगे परागकण से लेकर अंकुरित परागकण कैसे बनता है, या फिर हम कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, किस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो इसको मिटा करके मैं आगे बढ़ता हूं, देखें समझें। अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, नर युग्मकोद्भिद का। एक मिनट बेटा, मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूं, इंक थोड़ी कम हो गई है। देखें बेटा, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, अगला टॉपिक क्या है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। किस तरह से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया था नर युग्मकोद्भिद किससे बनेगा, परागकण से। परागकण से क्या बनेगा, अंकुरित परागकण। इसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। तो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु से अंकुरित परागकण या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु से ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का। कैसे होता है वो आपको समझना है। इसकी संरचना आपने पढ़ी है। इसकी संरचना में आपने क्या पढ़ा था बेटा, एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के चारों ओर एक भित्ति होती है, और उसके भी चारों ओर एक और भित्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल। तो इस तरह की संरचना आपने पढ़ी थी। ये अंत्यचोल है, ये जनन क्षेत्र है। अब आपको इससे इसका परिवर्तन देखना बहुत इजी और बहुत सरल है बेटा। देखो ये क्या है, परागकण की संरचना है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा पड़ा है। अब क्या होगा साहब, जब ये आगे वृद्धि और विकास करेगा, जैसे जैसे इसका परिवर्तन होता जाएगा, तो इसके अंदर का जो केंद्रक है, इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जब होगा तो इस केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। देखो अब साहब इससे बन गए कितने केंद्रक, दो केंद्रक बन चुके हैं इसके अंदर। एक केंद्रक थोड़ा बड़ा बनेगा और एक केंद्रक छोटा बनेगा। जो बड़ा केंद्रक है उसको तो हम कहते हैं कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको हम कहते हैं जनन केंद्रक। बात क्लियर है ना। परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक, बड़े केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं। इसके बाद क्या होगा साहब, इनके चारों ओर क्या बन जाएगी, कोशिका झिल्ली बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी। एक और संरचना इसके अंदर बन जाएगी इस तरह से। तो ये बड़ा केंद्रक, तो सीधी सी बात है, इसके चारों तरफ कैसी बड़ी झिल्ली बनेगी, और ये छोटा केंद्रक, इसके चारों तरफ छोटी झिल्ली बनेगी। तो जो बड़ी कोशिका बनी है इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका। बात क्लियर है। एक छोटी सी बात समझ लें बेटा, कोशिकाओं का केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। भले ही इनका साइज थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक दोनों के अंदर डीएनए की मात्रा समान होती है। बात क्लियर है, याद रखना इसको, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक के अंदर डीएनए की मात्रा समान होती है केंद्रक के अंदर। लेकिन कोशिका की जब बात करेंगे तो जो कोशिका बड़ी है उसके अंदर आरएनए अधिक होगा, और जो कोशिका छोटी है उसके अंदर आरएनए कम होगा। क्योंकि आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो बड़ी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, आरएनए भी ज्यादा होगा। छोटी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य कम है, तो नॉर्मल सी बात, इसका आरएनए कम होगा। अब इसके बाद में साहब क्या होता है, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो ये वाला इसकी तरफ गति करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो आकृति है वो देखें बेटा कैसी हो जाती है। वो आकृति हो जाएगी आपकी इस तरह से। तो ये तो आपकी कायिक,
और ये आपकी जननी। ठीक है, कितनी बात क्लियर? वही इसके चारों तरफ बाह्य चूर्ण का आवरण होगा। एक लास्ट पॉइंट और बचा है बेटा इसका, जो इसको अंकुरित परागकण तक ले जाएगा। अब ये पूरी तरह से विकसित परागकण बन चुका है। अब क्या होगा साहब, धीरे धीरे कायिक कोशिका अपने आप नष्ट हो जाएगी और ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये अपने पोषण के लिए इसका प्रयोग कर लेगी। तो अब क्या होगा, ये जो दो कोशिकाएं बनी है इनमें से कायिक कोशिका नष्ट हो जाएगी और जनन कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी। धीरे धीरे जब इसका क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण। अंकुरण के समय इसमें से एक नली निकलती है, नलिका निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। देखो मान लो नॉर्मल सी बात ऐसे बना देते हैं इसको, ये और ये भीतर इसकी क्या है, अंतःचोल है। तो अब ये जो अंतःचोल है जनन छिद्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका आकार ऐसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, प्रेशर पड़ेगा इस पर और ये इस तरह से बाहर निकल जाएगी बेटा किसी जनन छिद्र से, और इस तरह की क्या बना लेगी, नलिका बना लेगी। अब ये जो था कौन, जनन कोशिका या जनन केंद्रक, तो ये जनन कोशिका इसके अंदर आ जाएगी और कायिक कोशिका भी इसके अंदर आ जाएगी। बात क्लियर है? और कोशिका द्रव्य इसके अंदर फैला रहेगा। अब क्या होगा साहब, इसको मान लेते हैं जनन कोशिका है और ये क्या है, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका का तो फंडा ऐसा है साहब, कायिक कोशिका जो है नष्ट हो जाती है। क्या कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मैं इसका जो डायग्राम है वो अब यहाँ बना रहा हूं, देखें। ये जो कायिक कोशिका नष्ट हो जाएगी और जनन कोशिका केवल बचेगी इसके अंदर। तो अब क्या होगा, एक और काम होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पराग नली निकाल देते हैं और पराग नली निकलने के बाद ये आपकी जनन कोशिका, कायिक कोशिका तो नष्ट हो चुकी है। अब इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, इसको हम इस तरह से ले जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन जनन कोशिका के अंदर होगा और जनन कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ये दोनों कोशिकाएं कहलाती हैं नर युग्मक। क्या कहलाती हैं दोनों कोशिकाएं, नर युग्मक। ये स्पोरोपोलिन है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये आपकी क्या है, अंतःचोल है। तो यहाँ पर जब ये परागकण पहुंच जाता है तो इसको हम कह देते हैं अंकुरित परागकण। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर आपको तय करना है। देखें क्या क्या चीज हुई है इसके अंदर। सबसे पहले परागकण की संरचना आपने पढ़ी थी, उसके अंदर एक केंद्रक था और दो परतें थी जिन्हें बाह्यचोल और अंतःचोल कहते थे। और बाह्यचोल के चारों तरफ कहीं कहीं पे छिद्र पाए जाते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र। इसके बाद में इसके केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं। छोटा केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है और बड़ा केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है। फिर इसके बाद में इनके चारों तरफ कोशिका झिल्लियां बन जाती हैं, तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका और छोटी कोशिका क्या कहलाती है, जनन कोशिका। फिर थोड़ा सा आगे होगा, ये जो जनन कोशिका है इसकी तरफ बढ़ती है, कायिक कोशिका की तरफ वृद्धि करती है, आगे बढ़ती है। तो कायिक कोशिका का आकार चपटा हो जाता है, अपने आकार में परिवर्तित हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगी। उसके बाद में जब इसका अंकुरण होगा, अंकुरण के समय इसके अंदर से एक नलिका निकलती है। नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है। अंतःचोल किसी भी जनन छिद्र से बाहर निकलकर एक नलिका के रूप में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पराग नली, कोलन क्यू, कोलन क्यू, ठीक है। पराग नली बन जाती है। पराग नली के अंदर इसकी जनन कोशिका और कायिक कोशिका आ जाती है। इसके बाद में जब आगे परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के समय कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है और जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बन जाती हैं जो क्या कहलाती हैं, नर युग्मक कहलाती हैं।
अब ये नर युग्मक बन गया, काम पूरा हुआ नहीं हुआ नर युग्मक उद्भिद का? नर युग्मक उद्भिद का काम क्या होता है? नर युग्मक को उत्पन्न करना। यहीं पे तो उत्पन्न हुआ, तो पराग नली के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ तक की पूरी कहानी है आपकी इसकी परागकण के परिवर्धन की। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएं और उनको समझने का प्रयास करें। यदि इनसे संबंधित आपको कोई डाउट होता है तो आप उनको पूछें। अब मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा इन दोनों कोशिकाओं के बारे में बता देता हूँ, कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। देखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट करें वीडियो को पोस्ट करके। अगर किसी टॉपिक में डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, और जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को देख नहीं रहे। तो आगे देखो, मैं अब दो कोशिकाओं के बारे में बात करने वाला हूं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। पहले बात कायिक कोशिका की कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आकार में बड़ी होती है। आकार में कैसी होती है? बड़ी। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। तीसरी बात, आरएनए की मात्रा अधिक होती है। चौथी बात, आकृति पहले आकृति इसकी गोलाकार और अनियमित हो सकती है। गोलाकार और अनियमित हो सकती है। और लास्ट बात, केंद्रक में डीएनए जनन कोशिका के केंद्रक के समान होता है और परिपक्वन के समय यह नष्ट हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं कायिक कोशिका के जो आपको याद रखने हैं कि आकार में बड़ी कोशिका होती है, इसका कोशिका द्रव्य अधिक होता है, आरएनए की मात्रा अधिक होती है, आकृति इसकी पहले गोल होती है फिर अनियमित हो जाती है। केंद्रक में डीएनए जनन कोशिका के केंद्रक के समान होता है या समान मात्रा में होता है और परिपक्वन के समय ये नष्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरी जो बात करें हम, दूसरी कौन सी है? जनन कोशिका। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। वीडियो पॉज करके उतारे। जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या होती है? नॉर्मल सी बात, आकार में कैसी होगी? छोटी। अब आकार में छोटी है तो कोशिका द्रव्य कितना होगा? कम। कोशिका द्रव्य कम होगा। आरएनए भी, आरएनए कायिक कोशिका की तुलना में कम होगा। कायिक कोशिका की तुलना में कम मात्रा होती है आरएनए की। दूसरी बात, डीएनए समान होता है किसके? कायिक कोशिका के। तीसरी बात, नर युग्मकों का निर्माण करती है। नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये कुछ पॉइंट होते हैं किसके? जनन कोशिका के। नॉर्मली आप इनको याद रखें कि आकार में छोटी होती है, कोशिका द्रव्य कम होता है। आरएनए कोशिका, आरएनए जो होता है वो कायिक कोशिका की तुलना में कम होता है। डीएनए समान होगा और नर युग्मकों का निर्माण इसके अंदर होता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो हम बात कर लेते हैं। नर युग्मक उद्भिद का लास्ट टॉपिक है परागकण का निर्माण या नर युग्मक का निर्माण। नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो नर युग्मक के निर्माण में कौन भाग लेगा? जनन कोशिका भाग लेती है। कौन भाग लेती है? जनन कोशिका भाग लेती है। क्या होता है?
जनन कोशिका के अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, नर युग्मक बन जाएंगे। कितने, 2। ध्यान रखना बेटा, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं, 2। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास किसी लघु बीजाणुधानी में या किसी परागकोश के अंदर 100 परागकण हैं, तो नर युग्मक कितने होंगे, 100 × 2, क्योंकि एक में कितने बनते हैं, 2, तो 100 × 2 कितने हो गए, 200। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, अब इसके बाद में बात आती है साहब बनते कब, कैसे बनते हैं। एक और छोटी सी बात बता दूं मैं नर युग्मक की। नर युग्मक जो होता है बेटा अचल होता है। कैसा होता है, अचल। गोलाकार हो सकता है या क्रमी रूपी हो सकता है। कैसा हो सकता है, क्रमी रूपी, वर्मीफॉर्म, लंबा हो जाता है। एक केंद्र की होता है, जैसे ये कोशिका, इससे अगर 2 कोशिकाएं बने, दोनों में एक एक केंद्र की तो होगा, तो एक केंद्र की कोशिका बनती है। दोनों क्या नर युग्मक हैं। ये कौन है, जनन कोशिका। बात क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जनन कोशिका। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं नर युग्मक, मेल गैमीट्स। एक केंद्र की होगी तो कैसी हो जाएगी बेटा, एन हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। बात क्लियर है। अगली बात आप समझें कि किस पौधे के अंदर नर युग्मक का निर्माण कब होता है। ये चीज और है, इसे और आप समझें। वीडियो पॉज करके उतारें, बार बार कहना पड़ता है आपसे। ये टॉपिक खत्म कराने के बाद में एक क्वेश्चन दूंगा आप सभी के लिए। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया तो ही मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो। देखें बेटा, हम बात करते हैं किसकी, जौ और चुकंदर। ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर परागकण का या नर युग्मक का निर्माण परागकोश के अंदर स्थित परागकण में ही हो जाता है। जौ और चुकंदर के अंदर नर युग्मक का निर्माण कब होगा, परागकोश के अंदर स्थित परागकण में ही, यानी कि परागकण जब परागकोश के अंदर है उसी अवस्था में नर युग्मक का निर्माण हो जाता है जौ और चुकंदर में। दूसरे पौधे हैं बेटा कुल्फा। इतना अच्छा नाम है, कुल्फी नहीं है, कुल्फा है। इसे हम कहते हैं पोर्चुलाका, पोर्चुलेका। एक और पौधा होता है बेटा बंदर बाटी। इसको हम कहते हैं होलोप्टेरिया, होलोप्टेरिया। तो ये 2 पादप ऐसे हैं, इनके अंदर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण कब होगा, परागण के बाद तथा अंकुरण से पहले। परागण का मतलब हो गया कि फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र उसी फूल की भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी का है। अंकुरण का मतलब होता है पराग नली का बनना। पराग नली कब बनेगी, जब परागकण वर्तिकाग्र पे आ जाएगा, उसके अंदर से पराग नली निकलने लग जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कब होगा, परागण के बाद और अंकुरण से पहले। और बचे बेटा कुछ, जैसे लिलियम, नेमोफिला, एक होता है यूफोरबिया, टेरासेना, यूफोरबिया टेरासेना। तो ये कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, अंकुरण के बाद पराग नली में नर युग्मक बनते हैं।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप उन पादपों का नाम बताइए जिनके अंदर नर युग्मक का निर्माण पराग तो उसके अंदर ही हो जाता है, तो आप इनका लिख सकते हैं। ऐसा बता सकते हैं परागण के बाद में किसके अंदर होता है, अंकुरण से पहले किसके अंदर होता है, तो इनका नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इन एग्जाम्पल को याद कर लेना। इसके बाद में बेटा यहाँ पर आपका नर युग्मक उद्भिद का विकास और संरचना होती है खत्म। अब इसको हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ इससे संबंधित। देखें बेटा फास्ट रिवाइज करते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया, अगला जो मादा युग्मक उद्भिद वाला टॉपिक है वो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है नर युग्मक उद्भिद और मादा युग्मक उद्भिद के अंदर। देखें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पुंकेसर की संरचना पढ़ी, पुंकेसर की संरचना पढ़ी। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर क्या होता है, एक कुतंतु होता है, परागकोश होता है। फिर हमने परागकोश की संरचना पढ़ी, इसकी परागकोश की संरचना और इसका उद्भव हमने पढ़ा। फिर इसके बाद परागकोश भित्तियां हमने पढ़ी, परागकोश की भित्तियां हमने पढ़ी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी 4 भित्तियां होती हैं, कौन कौन सी, सबसे बाहरी एपिडर्मिस, बायोत्वचा, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, एपिडर्म। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा था परागकण, या फिर हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन, ये चीज हमने पढ़ी थी। लघु बीजाणु जनन के अंदर हमने लघु बीजाणु चतुष्क पढ़े, चतुष्क से क्या बना, फिर लघु बीजाणु बना। चतुष्क और लघु बीजाणु के बीच में हमने कैलेज और कैलोस की बात की थी। कैलोस की भित्ति होती है जिसको तोड़ने के लिए कौन आता है, कैलेज आता है। लघु बीजाणु बन गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी संरचना पढ़ी, संरचना किसकी, पराग कण की। पराग कण की संरचना के बाद में हमने क्या पढ़ा, पराग कण की संरचना के बाद में हमने पढ़ा कि पराग कण के मुख्य तथ्य हमने पढ़े, फैक्ट्स पढ़े, कितना बड़ा होता है, कितना जीवन काल होता है। एक और नॉर्मल बात में बता देता हूँ, जौ के अंदर जो जौ गेहूं अनाज जो होते हैं उनके अंदर परागकण का जीवन काल मात्र 30 मिनट का होता है। ये बात आप नोट कर लें कि सामान्यतः अनाजों के अंदर परागकण का जीवन काल कितना होता है, 30 मिनट का। ठीक है, मुख्य तथ्यों के बाद में साहब फिर आ गए हम परागकोश का स्फुटन पढ़ा, जिसमें कौन सी कोशिकाओं ने भाग लिया, स्टोमियम कोशिकाओं ने। कौन सी परत ने भाग लिया, एंडोथीशियम ने। कैसे हुआ, अल्फा सेलुलोज के रेशों की वजह से नमी अवशोषित की, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हुआ और ये फट गया। ठीक है, परागकोश के स्फुटन के बाद में आपने नर युग्मक उद्भिद पढ़ा और इसका परिवर्धन भी आपने पढ़ा। परिवर्धन आपने अभी देख ही लिया है। फिर इसके बाद में आप आए, 2 कोशिकाएं आपने पढ़ी, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। इस तरह से आप लास्ट में पहुंचे कहां पर, जो टॉपिक हमने अभी किया था, भिन्न भिन्न पौधों में नर युग्मकों का निर्माण कब होता है। तो ये टॉपिक हमने शॉर्ट में पढ़े थे किसके अंदर, नर युग्मक उद्भिद के विकास के अंदर। किसी टॉपिक को पढ़ने का तरीका है कि उस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, कितनी सब हेडिंग्स हैं, उनको आप पहले पढ़ें। अगर आपको हेडिंग्स पता होंगी कि इतनी हेडिंग हमें पढ़नी है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस हेडिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जैसे आपको अगर ये पता है कि साहब पहले हमने पुंकेसर की संरचना पढ़ी, फिर उसके बाद परागकोश की आई, फिर भित्ति आई, फिर लघु बीजाणु जनन आया, तो एक सीरियल बन जाता है बेटा। टॉपिक्स को, पॉइंट्स को बायोलॉजी में कनेक्ट कर दो, एक दूसरे से लिंक कर दो, बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से याद होगी। क्योंकि बायोलॉजी को रटना नहीं है बेटा, इसको समझना है। डेली लाइफ के अंदर हम इसको अगर महसूस कर सकते हैं तो महसूस करना है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको बोझ लेकर के, बोझ के रूप में ना पढ़ें। अब बात आती है बेटा क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए देने वाला हूं, हालांकि क्वेश्चन नर युग्मक उद्भिद से संबंधित है, लेकिन आपको इसमें अपनी 11th क्लास का ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। और मैं आपके लिए ये भी बता देता हूँ कौन सा चैप्टर आपकी हेल्प करेगा 11th क्लास में। 25 चैप्टर आपने पढ़ा है, उसके अंदर पुष्प की संरचना, पुष्प आरेख वगैरह आपने चीजें पढ़ी हैं, पुष्प सूत्र वगैरह, तो वहां से इस सवाल में हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन है, आप देखें, फॉर ऑल स्टूडेंट्स,
सभी स्टूडेंट्स को इसका जवाब देना नेसेसरी है। यदि सरसों के एक पुष्प सरसों के एक पुष्प के परागकोश की एक लघु बीजाणुधानी में 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। तो बताइए सरसों के एक पुष्प के अंदर कितने पराग कण बनेंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों के लिए नेसेसरी है, सभी बच्चों को देना है। कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में हम आज के टॉपिक का पार्ट 4 का एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक और काम आपको करना है, जो भी वीडियो आपके लिए आए वो आपको पूरी देखनी है। इससे क्या है, आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे और उसे लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए।